हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7th भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 8th भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और क्लास 9th की बुक की मैंने शुरुआत कर दी है और पहला लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज दूसरा लेसन पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा क्लास 7th की बुक में मैंने राजस्थान के प्रमुख जननायकों के बारे में पढ़ाया था। उसमें प्रमुख जननायकों के बारे में बताया गया है, इसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के क्रांतिकारी अध्याय दूसरा है। लिखा है, दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। आगे लिखा है, इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। जो भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, इनकी संधि अंग्रेजों से थी, लेकिन फिर भी इन्होंने होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। अब यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है छोटी सी। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको किलो रे बाको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है, ये जो कविता है ये बांकीदास की है और जो बांकीदास थे ये जोधपुर के नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। तो ये कवि राजा बांकीदास के बारे में बताया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जोधपुर के जो नरेश थे, यानी जोधपुर के राजा थे मान सिंह के यहाँ ये राजकवि थे, उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित भी हो चुकी है और इनकी लिखी और संकलित राजस्थानी भाषा में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं और इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी था, इतिहास का भी इन्हें ज्ञान था और 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। उतन विलायत, एक कविता और लिखी हुई है। उतन विलायत किलकता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलमधुर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। तो ये कविता इसी के बारे में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कविता लिखी हुई है। सैन रिजमंट असंख मलटना तने संग, भड़ तेलंक बंग किलंग तना मिलिया, अभंग जंग भरतखंड पारका, ऊसर उबे मारका वजंद्र रे दुरंग मिलिया। यहाँ आप कवि राजा बांकीदास का एक चित्र देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां यहाँ और लिखी हुई हैं। थया बलहीन लश्कर फिरंग
थान रा चीन इनोन रा इलम चलिया। इसका मतलब भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया, चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बाकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे, यानी कि बिना लड़े ही, बिना मुकाबला किए ही जो सामंत थे वो अपनी भूमि शत्रु यानी अंग्रेजों को सौंपते जा रहे थे। तो इससे जो कवि बांकीदास हैं उन्हें बहुत दुख पहुंच रहा था। आगे लिखा है, एक कविता की पंक्ति और लिखी हुई है। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खेची उड़ा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभौ गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ गया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उन स्वामियों को फटकारा। ये गीत जो है उन्हीं का है। अंत में उन्होंने उन स्वामियों का नाम भी लिया है जिन्होंने अपनी इच्छा से ही अपनी भूमि अंग्रेजों को सौंप दी थी। पुरजोधान उदयपुर जयपुर, यह खारा यह धारा खूंटा परयान, आके गई आवसी आके बाके आसल किया बखान। तो मतलब क्या लिखा हुआ है? जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे की स्थिति बदलेगी यह आशा उन्हें भी है। तो कवि बांकीदास का ये गीत है। उन्होंने उस स्थिति के बारे में बताया है जिस समय अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे और जो सामंत थे, जो राजा थे, स्वयं अपनी इच्छा से उनसे संधि कर रहे थे और अपनी भूमि उन्हें सौंप रहे थे। आगे लिखा है, सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया। इस प्रसंग में डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंग जी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये सन याद रखिएगा, ये 1834 की बात हो रही है। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंग जी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डूंग जी और जवाहर जी के बारे में। इन्होंने क्या किया? 1834 ईस्वी में डूंग जी के नेतृत्व में ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर क्या हुआ? 1838 में अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने क्या किया? सहयोगियों के साथ मिलकर किले पर हमला कर दिया और डूंग जी को छुड़ा लिया। फिर वहां से निकलकर ये लोग गए नसीराबाद की छावनी में और वहां पर इन्होंने हमला किया, अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। तो इस तरीके से इनके साहस और शौर्य की गाथा सब जगह फैल गई। फिर इन पर कविताएं लिखी गईं जो आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूरमल अथवा सूरजमल ने किया। जो सूरमल हैं उन्हें सूरजमल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ आप महाकवि सूरमल का एक चित्र देख सकते हैं। आगे लिखा है, पहले यहाँ पर दो पंक्तियां लिखी हुई हैं इनकी।
बीरम बरसाम बीतियो गण चौचंद गुनीस और बिसहर तिथ गुरु जेठ बुध समय पलटी शीस। थोड़ा सा कट गई हैं यहाँ पर लाइनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नांग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में ना तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, ना 1857 ईस्वी प्रारंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के बारे में। जब मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ तो हो सकता है आप लोगों को सही न दिखाई दे, पर बड़ा कर रही हूँ तो ये इधर उधर से साइड से कट रहा है, तो छोटा ही करना सही है ताकि आप लोगों को सही दिखाई दे। आगे लिखा है काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूरमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे और ये दोहे आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। आगे लिखा है सूरमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूरमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। अब जो बड़े सामंत थे ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और जो छोटे सामंत थे वो जनता का साथ दे रहे थे। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यों शुरू होता है। एक गीत लिखा गया है आउवा के संघर्ष पर। कल आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में, आउवा में जब क्रांति हुई है 1857 की क्रांति जब आउवा में हुई है तो उस समय क्या क्या हुआ ये आप लोगों ने कल की वीडियो में जाना था। जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका सर काट के किले पर लटका दिया गया था। अब उसी के बारे में एक गीत लिखा गया है कि वनिया वाली गोचर माय कालो गो दरियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव कीधो ओ काली टोपी रो। मतलब क्या लिखा हुआ है, आउवे की धरती पर फिरंगी आधमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देव वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे जिन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी है, बरती 14 बरस पड़े इलवेद अपाए। यह सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति क्या लिखी है, अंतिम पंक्ति है आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया।
यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। तो यहाँ पर जो साहित्यकार थे, कवि थे, उनकी पंक्तियां लिखी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने क्रांति के समय में कविताएं और दोहों को लिखकर जन साधारण को यानी कि आम जनता को प्रेरित किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है डूंग जी और जवाहर जी के बारे में। सीकर क्षेत्र से इनका संबंध है। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं डूंग जी, जवाहर जी। अभी आपको इनके बारे में बताया ही था, अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है। लिखा है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंग जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। यानी पहले तो इन्होंने जो देश के धनी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, उनसे धन मांगा। जब उन्हें धन नहीं मिला तो वे उनके ही यहाँ पर डाका डालने लगे, यानी कि चोरी करने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले भैरव सिंह ने डूंग जी को भोजन कराने अपने यहाँ बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलवाकर उन्हें पकड़वा दिया। यानी जो अपने लोग होते हैं वही धोखा देते हैं। यही इनके साथ हुआ। जो इनके साले थे, यानी कि इनके पत्नी के भाई, उन्होंने ही इन्हें बुलाया भोजन पर और बहुत अधिक शराब पिलाई और फिर इन्हें अंग्रेजों के द्वारा पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करड़ा मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वाकर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हुआ। यानी जो आम जनता थी वह इनसे बहुत प्रेम करती थी, और जब आम जनता को पता चला कि इन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया है तो लोगों में असंतोष फैल गया। तो अंग्रेजों को मजबूरी में जोधपुर राज्य की सेना को इन्हें वापस करना पड़ा। फिर जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हो गया। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है लोठू जी निठारवाल सीकर 1804 से 1855। लिखा है लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रींगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट आ गए। यहाँ इनका संपर्क डूंग जी जवाहर जी से हुआ। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था तो लोठू ने बालू नाई, सांखू लोहार व करना मीना आदि के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लाई। इसके बाद लोठू जी डूंग जी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में इन्होंने डूंग जी जवाहर जी का साथ दिया और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अमरचंद बाठिया बीकानेर 1793 से 1858। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया थे, और ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया था। आगे लिखा है जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे।
उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सकें। यह कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। इसी कारण इन्हें फांसी दे दी गई। तो अमरचंद भाटिया के बारे में आपको यही याद रखना है कि ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है विजय सिंह पथिक, 1882 से 1954, बिजौलिया। अब नहीं कट रहा है साइड से, तो इतना बड़ा मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। अब नहीं कट रहा होगा साइड से। चलिए देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये याद रखिएगा, इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ है और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ एवं इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है, क्योंकि विजय सिंह पथिक से प्रश्न पूछा जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी कई परीक्षाओं में, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, तो आपको याद रखना है। आगे लिखा है जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। और प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था, इसका संपादक कौन था? तो आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र हैं, इनका संपादन इन्होंने ही किया है, विजय सिंह पथिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में आप यहाँ पर विजय सिंह पथिक को देख सकते हैं। अब लिखा है अर्जुन लाल सेठी, 1880 से 1941, जयपुर। लिखा है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। जो अर्जुन लाल सेठी थे, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। यानी कि जो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय थे, ये क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार किया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सोचिए, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। जो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, यानी कि राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, क्योंकि उनका मकसद था अंग्रेजों को भारत से निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं अर्जुन लाल सेठी को। आगे बढ़ते हैं। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, जो रावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही से संबद्ध थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो इनकी पुस्तकें याद रखिएगा, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। अब लिखा है केसरी सिंह बारहट,
1872 से 1941 शाहपुरा। अब इसमें आप इस पुस्तक में आप डिटेल में पढ़ रही हैं इस बुक में, और जो क्लास 7th की बुक थी उसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया था। चलिए केसरी सिंह बारहट के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। यानी कि जन्मभूमि इनकी शाहपुरा थी लेकिन कर्मभूमि कोटा थी। आगे बढ़ते हैं। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा। यहाँ से आपको इतना याद रखना है। जो रीट के पहले एग्जाम हुए हैं उनमें इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। और ये आपको याद भी रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो ये भी याद रखिएगा, जोरावर सिंह इनके भाई थे और इनके पुत्र थे प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप केसरी सिंह बारहट को देख सकते हैं इस चित्र में। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली, यानी कि इनका निधन सन 1941 में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कुंवर प्रताप सिंह बारहट 1893 से 1918 शाहपुरा। ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे, अभी आपको बताया ही था। तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अभी आपने केसरी सिंह बारहट के बारे में जाना ही है, तो ये उन्हीं के पुत्र थे और इनके चाचा थे जोरावर सिंह बारहट। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं प्रताप सिंह बारहट को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये यातनाएं सहते रहे पर इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। तो ये यातनाएं सहते रहे और इन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि ये 22 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए।
पर यातनाओं को सहते हुए भी इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। और अंत में क्लीवलैंड ने क्या कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर 1908 से 1942। चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए। उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इन्होंने भूख हड़ताल की जेल में किस कारण की? राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध। और उसी भूख हड़ताल के कारण ये अत्यंत कमजोर हो गए और लू का भी इन पर प्रकोप था। तो इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें अस्पताल तो भिजवाया गया पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। और उस जमाने में यानी उस समय में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सागरमल गोपा, जैसलमेर। लिखा है जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजाशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर के राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवा कर वितरित की। तो ये आपको याद रखना है, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं सागरमल गोपा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। तो इन्हें जिंदा ही जला दिया गया इन पर तेल छिड़ककर। इन पर राजद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन्हें इनके ऊपर अत्याचार किए गए। फिर बाद में इन्हें जिंदा ही जला दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है नाना भाई खाट, रास्तापाल, डूंगरपुर। लिखा है डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक लाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। यानी कि इनकी प्रतिज्ञा के बारे में जब जागीरदार ने रियासत को सूचना दी तो पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिला मजिस्ट्रेट भी वहां पर आ गए। क्यों आ गए? पाठशाला को जबरन बंद कराने के लिए। आगे लिखा है नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से
वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए, यानी कि उनकी इतनी पिटाई की गई कि वे हमेशा के लिए सो गए चिर निद्रा में, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। लिखा है सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार उपाधि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गई। 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। यहाँ आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महिलाएं लिखी हुई हैं, महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले लिखा है जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बा में हुआ। 1902 में जमुना लाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। तो इनका विवाह हुआ था जमुना लाल बजाज के साथ। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौसेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जमुना लाल बजाज की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में। तो ये भी याद रखिएगा। इनका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। इनके पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921-24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला है, ये याद रखिएगा। और महिलाओं ने भी सहयोग किया है और उनका सहयोग उल्लेखनीय है, तभी इनके बारे में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो अंजना देवी चौधरी के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इनके पति का नाम राम नारायण चौधरी था और रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी और इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया है और सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया है, महिलाओं को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सब कार्य इन्होंने किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाच रोड मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी की ग्राम सेवा, ग्राम उत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए
स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा भी की। अब यहाँ से आपको और क्या याद रखना है, जो हीरालाल शास्त्री थे, रतन शास्त्री के ये पति थे और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है और पहले आप इन सब के बारे में पढ़ ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गईं। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गईं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। अब लिखा है कालीबाई डूंगरपुर। तो अभी मैंने नाना भाई खाट के बारे में आपको बताया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जिंदा हूं अपने गांव की पाठशाला में बंद नहीं होने दूंगा, तो उनको पीट पीट कर मार दिया गया था। तो वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो कालीबाई है उनका संबंध उसी कहानी से है। तो लिखा है डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया, तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। जो वहां के अध्यापक थे सेंगा भाई, तो पुलिस ने क्या किया, सेंगा भाई को ट्रक से बांध लिया और घसीटते हुए ले जा रहे थे। आगे लिखा है 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घिसटते देखा, तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि ये जो कालीबाई थी ये उसी पाठशाला में पढ़ती थी। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी दी। चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र दर्शाया गया है, ये दराती से रस्सी को काट रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है किशोरी देवी के बारे में। लिखा है सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कठराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो इनके द्वारा एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो किशोरी देवी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में आपको जानना जरूरी था और इस लेसन में सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए गए हैं। तो लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो तीसरा लेसन है उसमें आपको क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं।
राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में बस समझाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।